हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर नंबर 4 ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यस, पहले 3 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। करेक्ट, नंबर ऑफ थिंग्स और नंबर ऑफ इवेंट्स, एक पर्टिकुलर नंबर असाइन करना किसी भी वेरिएबल को, राइट। सेकेंड लेक्चर में हमने सीखा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब रैंडम वेरिएबल्स के अपने अपने प्रोबेबिलिटीज होते हैं, वो प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड करते हैं और उन सबका एडिशन 1 होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी लर्न इन सेकंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हमने रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी को कंबाइन करके एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। करेक्ट, टू फॉर्म अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन अ सिचुएशन और अ एक्सपेरिमेंट, किसी भी क्वेश्चन के लिए x और p ऑफ x ये दोनों लिखना, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रेडी करना। गेटिंग इट? आज के इस लेक्चर में हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं। रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों के साथ हम लोग एक और चीज फाइंड करेंगे एंड दैट इज मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। यस, यू हर्ड इट राइट, मीन। वैसे तो आपने मीन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, फाइंड किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। रिमेंबर, देयर वाज अ गिवन डेटा, आपके सामने कुछ तो डेटा दिया होता था, जैसे कि मान लो क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, फिर आप लोग मीन फाइंड करते थे यूजिंग डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। करेक्ट है? आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो रैंडम वेरिएबल यूज होता है उसका मीन फाइंड करने वाला है। ओके, तो वहां पर मीन ऑफ अ गिवन डेटा, क्लास का जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका आप लोग मीन फाइंड करते हो। यहाँ पर भी हम लोग रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यूज होंगे उसका मीन फाइंड करने वाले हैं। कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सेम एग्जांपल दैट वी हैव टेकन इन पास्ट 3 लेक्चर्स, वही एग्जांपल देते हैं, ज्यादा कुछ नया नहीं लेने वाले। एग्जांपल इज लेट्स सपोज coin is tossed twice. Coin is tossed twice. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल। व्हेन coin is tossed twice, तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? कैन आई से सैंपल स्पेस विल बी h h h t t h t t, मतलब n of s 4 होंगे। अब based on this example I have to assign a random variable. So let's suppose हम लोग एग्जांपल के तौर पे रैंडम वेरिएबल को लेते हैं नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ टेल्स भी ले सकते हो, डजंट मैटर, कुछ भी चलेगा। एग्जांपल सॉल्व करें हम लोग तो नंबर ऑफ हेड्स कि हेड्स कितनी बार आ सकता है, या तो आएगा ही नहीं 0 टाइम, या तो एक बार आएगा या तो 2 बार आएगा। सो आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो कैसे दिखेगा? x विल बी आइदर 0 1 टाइम और 2 टाइम। 0 मतलब x इज 0, नंबर ऑफ हेड्स इज 0, ऐसा एक कॉम्बिनेशन तो 1/4। नंबर ऑफ हेड्स 1 है, ऐसे 2 कॉम्बिनेशन है, मतलब 2/4, और नंबर ऑफ हेड्स 2 है, ऐसा 1/4। दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल आवर लास्ट लेक्चर। फॉर अ गिवन सिचुएशन, फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल डिसाइड करो, प्रोबेबिलिटी डिसाइड करो एंड देन फॉर्म अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। गेटिंग इट? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे मुझे क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। मीन याद करो, डायरेक्ट मेथड में हमने कैसे सॉल्व किया था 10th स्टैंडर्ड का स्टैटिस्टिक्स, मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड कैसे सॉल्व किया था, सिर्फ याद दिला रहा हूं। इफ यू रिमेंबर, एक क्लास हुआ करता था, या फिर क्लास मार्क आप फाइंड करते हो, जिसको हम लोग नाम देते थे xi। फॉर एग्जांपल 5 15 25 35 ऐसे कुछ वैल्यूज होते थे, राइट है? दिस इज जस्ट प्योर डायरेक्ट मेथड वाला स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फिर एक फ्रीक्वेंसी हुआ करता था, जैसे कि मान लो 3 2 5 1। फिर आप लोग डायरेक्ट मेथड में fi into xi फाइंड करते हो। दिस वाज डायरेक्ट मेथड। ओके, याद रखना, मैं सिर्फ डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं, तो मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू फाइंड मीन इन स्टैटिस्टिक्स, राइट। fi into xi करते थे, फिर इन सबको ऐड करने का, दैट वाज समेशन ऑफ fi into xi। करेक्ट, दिस वाज द मेथड इन 10th स्टैंडर्ड। सेम मेथड, सिमिलर मेथड में बोल सकता हूं, ऐसे ही मेथड में यूज करने वाला हूं मेरे रैंडम वेरिएबल का मीन फाइंड करने के लिए। क्या करोगे? देखो, बहुत सिंपल है। आपके पास x है, आपके पास p ऑफ x है, करेक्ट। हम क्या करेंगे? इस x को और इस p ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे? इस x के वैल्यूज को 0 1 2 1/4 2/4 1/4 हम x और p of x को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर xi into fi ये मल्टीप्लाई किया,
उसी तरीके से x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे 0 into 1 by 4 0, 1 into 2 by 4 2 by 4, 2 into 1 by 4 अगेन 2 by 4। करेंगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर कुछ तो आंसर आएगा 1 into 2 by 4 2 by 4, 2 into 1 by 4 2 by 4। अब आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दो, that will give you what, it will give me summation of x into p of x। इन सबको ऐड 0 plus 2 by 4 plus 2 by 4 which will be 4 by 4 which is 1। आंसर क्या आएगा डजंट मैटर, वो कुछ भी आ सकता है 1 1.5 1 से बड़ा भी आ सकता है 1 से छोटा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, मीन वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, सो यहां पर कैन आई से मीन का आंसर कितना आया 1, और मीन का मतलब होता है एवरेज 0 1 2, इसका एवरेज कितना होगा 1 ही होगा ना, और वही आंसर आया। फाइंड कैसे किया, मीन इज आल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन को चलो हम लोग को पहले से पता है इसका नाम, बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक और नाम है मीन का, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितना होगा, दैट इज मीन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को लिखते कैसे, e ऑफ x। प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखते हो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को p ऑफ x, उसी तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू को लिखने का e ऑफ x, ठीक है। तो मीन बोलो या फिर e ऑफ x बोलो, इट मींस द सेम थिंग। और e ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x इनटू p ऑफ x। समेशन ऑफ, समेशन मतलब इन सबको ऐड करने का, समेशन मतलब इन सबको ऐड करने का, ऐड करने के बाद जो आंसर आया वही आपका आंसर होगा मीन का, समेशन ऑफ x इनटू p ऑफ x, एंड द आंसर इज 1। इस केस में 1 आया, बाकी केसेस में अलग भी हो सकता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर x के वैल्यूज। मान लो x के वैल्यूज है 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू शायद 5 आएगा, अलाउड, ठीक है। सो x का वैल्यू क्या है, उसके एवरेज वैल्यू होगा आपका मीन का आंसर। अल्टीमेटली करना क्या है वो सीख लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी करना है, x और p ऑफ x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, जो भी एडिशन का आंसर होगा समेशन ऑफ x इनटू p ऑफ x, इसका जो भी एडिशन का आंसर होगा वही आपका मीन का आंसर होगा। मीन इज आल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, कीप दिस इन माइंड। फोर्थ लेक्चर, एक नया टॉपिक, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, ओके, रिटन एज e ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज just an example that we have solved. Now I'll directly start with a question from your exercise 7.1. Okay, अब एक चीज याद रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने सिखाया आपको मीन का, this formula is only for discrete random variable। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ discrete random variable का फॉर्मूला है। पूरे एक्सरसाइज नंबर 1 में हम लोग discrete random variable ही सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज इज अबाउट continuous random variable, उसका मीन का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, okay, but this is for discrete random variable that is used in exercise number 1। expectation का formula is what, summation of x into p of x, x और p of x 1, x मतलब random variable, p of x मतलब probability, दोनों को multiply कर लिया, आंसर फाइंड कर दिया, okay। चलो now let's start with question based on this। मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11। जितने भी एक्सपेक्टेशन या फिर मीन के क्वेश्चन से पहले उसको हाथ लगाते हैं, okay। so let's start with question 11। question 11 says what, find the mean number of heads। mean मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है, नंबर ऑफ हेड्स मतलब आपका रैंडम वेरिएबल क्या होने वाला है, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, मैंने जो एग्जांपल सॉल्व किया वो 2 टॉस का सॉल्व किया, तो यहाँ पर 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा, इन 3 टॉस ऑफ अ कॉइन। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, 4h 4t 2h 2t 2h 2t ht 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 ht। मैंने लिखा ऐसा है लेकिन आपको पढ़ना कैसे होता है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन h h h, सेकंड कॉम्बिनेशन h h t, थर्ड कॉम्बिनेशन h t h, इस तरीके से पढ़ना होगा, राइट। सो कैन आई से n of s over here is 8। अब x
जो रैंडम वेरिएबल हमने हमारा बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? सो x इज नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। सो टेल मी x के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? हेड्स कितनी बार आ सकता है? या तो आएगा ही नहीं, या तो एक बार आएगा, या तो दो बार आएगा, या तो तीन बार आएगा। करेक्ट? सो नंबर ऑफ हेड्स कैन बी आइदर 0, 1, 2 और 3। और ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए तो अपने लिए कुछ नई बात नहीं है। सो कैन आई से देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, क्या बनेगा? देखो, एक x होना चाहिए, एक p ऑफ x होना चाहिए। x के वैल्यूज 0, 1, 2, 3। करेंगे x के वैल्यूज 0, 1, 2 और 3। x का वैल्यू 0 मतलब नंबर ऑफ हेड 0। कितने कॉम्बिनेशन है? ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन है जिसमें नंबर ऑफ हेड 0। कितने में से? 8 में से, सो 1/8। नंबर ऑफ हेड्स 1, एक ही हेड चाहिए, एक एक एक, 3 वैल्यूज है। कितने में से? 8 में से। नंबर ऑफ हेड्स 2, 2, 2, 2, 3 वैल्यूज है 8 में से। एंड नंबर ऑफ हेड्स 3, से एक ही है, 1/8। तो ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग लास्ट लेक्चर तक करते रहे वही मैंने कर दिया। अब मुझे फाइंड करना होगा मीन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करूंगा। करेंगे इस x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई। 0 into 1/8 0, 1 into 3/8 3/8, 2 into 3/8 6/8। मैं जानबूझ के इसको रिड्यूस नहीं कर रहा हूं बिकॉज़ ये अपॉन 8 मुझे ऐड करने में काम आएगा, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? 3 into 1/8 3/8। करेक्ट है? अब क्या करना है? इन सबको ऐड कर दो। मल्टीप्लाई तो कर दिया, आप सिर्फ ऐड कर दो। सो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा समेशन ऑफ x into p of x। 0, 3/8 plus 6/8 9/8, 9/8 plus 3/8 is 12/8 and 12/8 को अगर मैं डिवाइड करूं तो आंसर इज 1.5। गेटिंग इट? सो आंसर मिल गया और यही आंसर मेरे मीन का आंसर क्या आएगा? देयरफॉर मीन नंबर ऑफ हेड्स, mean number of heads is summation of x into p of x which is 1.5। ये फाइंड करने वाला वही मैंने फाइंड कर दिया रच से। इसको चाहो तो लिख सकते हो, इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू e of x। ठीक है, बट एनीवेज एक्सपेक्टेशन पूछा नहीं है क्वेश्चन में तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। मीन नंबर ऑफ हेड्स इज x into p of x which is आंसर 1.5। इतना इजी है, कुछ करना ही नहीं है आपको। ये तो पहले भी लिखते थे, ये तो पहले भी लिखते थे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर दो। This will give you the answer for mean, also known as expected value of the random variable. Okay, so I have solved one question. We'll solve some other questions as well. Before that, make a note of this. Let's continue with our next question. 11th question is done. 12th और 13th start करते हैं। दोनों में भी expected value find करना है, मतलब mean find करना है, right? So 12th question says what? Two dices are thrown simultaneously. If x denotes the number of 6, find the expected value of x. तरीका तो हमें पता है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी करना है x और p of x के साथ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो एज पर द सिचुएशन 2 डाइस आर थ्रोन, मतलब सैंपल स्पेस तो यही बनने वाला है। n of s is 36, ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट? नाउ लेट्स राइट व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। x क्या दिया है? नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ 6s। तो आपके कॉम्बिनेशन में 6 कितनी बार आ सकता है? या तो आएगा ही नहीं, ये देखो आएगा ही नहीं, या फिर एक बार आएगा, या फिर 2 बार आएगा। इट मींस x के वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? या तो आएगा ही नहीं 0, या फिर एक बार आएगा, इधर भी देखो एक ही बार है, या फिर 2 बार आएगा। गेटिंग इट? So as my x denotes number of 6, occurrence of 6, 6 कितनी बार आ सकता है? 6 या तो नहीं आएगा, या तो एक बार आएगा, या तो 2 बार आएगा। Getting it? So यहाँ पर मैं लिखूंगा therefore probability distribution is
देखो x के वैल्यूज लिखना है, p ऑफ x के वैल्यूज लिखना है, गेटिंग इट? और यहाँ पर x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देंगे। x के वैल्यूज या तो 0 होंगे, या तो 1, या तो 2, करेक्ट? 0 मतलब अकरेंस ऑफ 6 इज 0। एक भी बार 6 नहीं आया, ऐसे कितने वैल्यूज हैं देखो, 1 2 3 4 5, इसमें देखो एक भी बार 6 नहीं है। ये सारे के सारे यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये 5 और इधर के भी 5, 5 5 जा 25 such values which do not have 6 in it, ठीक है? There are 25 such combinations जिसमें 6 नहीं है। एक बार 6, x is equals to 1 मतलब occurrence of 6 is 1 time, एक ही बार। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार ऐसे वैल्यूज मिलेंगे जहां पर occurrence of 6 is 1 time, occurrence of 6 is 2 times, number of 6 is 2 times। एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 बार 6 आता है, तो 1/36 प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, नंबर अपॉन सैंपल स्पेस, so 25/36 10/36 1/36। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है, एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करो, 0 into this is 0, 1 into 10/36 is 10/36, 2 into 1/36 is 2/36। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, so 0 plus 10/36 plus 2/36, 10 plus 2 is 12/36 and 12/36 is 1/3, 12 ones are 12 threes are 1/3 means 0.333। so can I say the question says find expected value, so expected value of random variable या फिर e of x is 0.33333 and that is my answer। सम में कुछ भी नहीं है, 2 डाइस, यहां तक तो सबको आता है। सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंगली आपको ये वैल्यू लिखना है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। वो एक बार आप रेडी कर लो, उसके बाद तो मीन निकालना बहुत इजी है। ओके, आई होप दिस सम इज क्लियर। नंबर ऑफ 6 मतलब अकरेंस ऑफ 6, 6 कितनी कितनी बार आ सकता है, 0 बार, 1 बार या 2 टाइम्स। दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन 12। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 13 एज वेल। ये भी सॉल्व कर देंगे, फिर आप दोनों साथ में लिख लेना। क्वेश्चन 13 says what? Two numbers are selected at random from the first 6 positive integers। वैसे first 6 positive integers कौन कौन से होते हैं जरा बताओ। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे कितने नंबर सिलेक्ट करना है, इसमें से 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो आपके सैंपल स्पेस में नंबर्स कौन कौन से बनेंगे, देखो ये हम लोग 10th स्टैंडर्ड में करते थे। 6 नंबर है, इसमें से 2 नंबर सिलेक्ट करो। कैसे, 1 ऐसे कर सकते हो ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से हम लोग नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। 1 2 1 3 1 4, चाहो तो आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 1 2 1 3, बट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या फिर 2 3। अब यहाँ पर मैं 2 1 नहीं लूंगा, बिकॉज 1 2 और 2 1 एक ही है। आपने 1 को सिलेक्ट किया, 2 को सिलेक्ट किया, 2 नंबर आपके पास आ गए ना, 1 और 2। अब 2 को पहले सिलेक्ट करो, फिर 1 को सिलेक्ट करो, बात एक ही होती है, दोनों ही नंबर आने वाले हैं, ठीक है। इस केस में वो अलग बात है, 6 1 1 6। क्यों? क्योंकि पहली बार डाइस टॉस किया, दूसरी बार डाइस थ्रो किया, दोनों में नंबर अलग अलग आ सकते हैं, बट यहाँ पर तो नंबर दोनों पिक करना है, कैसे भी पिक करो, अलाउड है, ठीक है। सो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ 3 4 3 5 3 6, 4 के साथ 4 5 4 6, और फिर 5 के साथ 5 6। ओके, एक्चुअल में इसको कैसे लिखना है, 1 2 ऐसे लिखना है, 1 3 1 4 1 5, इस तरीके से आपको सारे के सारे वैल्यूज लिखने हैं। और इन दैट केस मान लो कि आपको सैंपल स्पेस नहीं लिखना है, तो भी इट्स अलाउड, आप डायरेक्टली एन ऑफ एस लिख सकते हो, अगर आपको पता है कैसे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद करो 11th स्टैंडर्ड, 6 नंबर्स है, उसमें से मुझे 2 सिलेक्ट करना है, मतलब 6C2 सॉल्व कैसे करते हैं, 6 into 5/2, शॉर्टकट तरीका मैंने सिखाया था, 3 5 15। सो एन ऑफ एस कितना है, 15। देखते काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 वैल्यूज मुझे मेरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले टेक्निक से मिला, काउंट करके लिखा तो भी 15 ही है। इसको कैसे लिखना है बताएगा, इस तरीके से हम लोग वैल्यूज लिखना, ठीक है। सो देयर आर 15 सच कॉम्बिनेशंस, 15 सच कॉम्बिनेशंस इन सैंपल स्पेस। बट मैं सैंपल स्पेस क्यों लिखता हूं पता है, ये फाइंड करने में आसानी होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करने में इजी लगता है, इसलिए मैंने वो सैंपल स्पेस भी लिख दिया। अदरवाइज आप डायरेक्टली एनएफएस लिख लो, क्या फर्क पड़ने वाला है, प्रोबेबिलिटी में तो वही यूज होता है 36 36 36 एक यूज होता है, ठीक है। चलो फॉर दिस क्वेश्चन आई हैव रिटन एनएफएस, आई हैव रिटन सैंपल स्पेस, लेकिन x क्या है, x इज व्हाट, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, larger of two numbers obtained, larger of two numbers obtained, मतलब जो भी आपको दो नंबर मिले हैं, दो भी दो नंबर्स मिले हैं, उसमें से लार्जर वाला कौन सा है वो लिखो, देखो ना बराबर। तो लार्जर वाला इन दोनों में कौन है, 2 हो सकता है, इन दोनों में कौन है 3 हो सकता है, इन दोनों में 4, इन दोनों में 5, इन दोनों में 6, इन दोनों में लार्जर कौन है 3, पर वो तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, गेटिंग इट। इन दोनों में लार्जर कौन है 4, वो भी मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। इन दोनों में लार्जर कौन है 5, इन दोनों में लार्जर 6, वो भी मैंने लिख दिया है, गेटिंग इट। सो लार्जर ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन मतलब जो भी आपको दो नंबर्स मिले हैं, दो नंबर्स मिले हैं, उसमें से लार्जर वाला कौन सा है, इन दोनों में लार्जर कौन है 6, तो x का वैल्यू 6 हो सकता है। इन दोनों में लार्जर कौन है 5, तो x का वैल्यू 5 हो सकता है, करेक्ट। सो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, 2, 3, 4, 5, 6। x का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता, क्यों, 1 थोड़ी ना किसी से लार्जर होगा, इन सारे नंबर में से लार्जर कौन होंगे 2, 3, 4, 5, 6 ही होगा ना, गेटिंग इट। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, नाउ व्हाट आई हैव राइट इज देयरफॉर probability distribution is, अब ध्यान देना यहां पर मिस्टेक होने के चांसेस है, बिकॉज ये जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा नया है, ओके। सो x के वैल्यूज 2, 3, 4, 5, 6, x के वैल्यूज 2, 3, 4, 5, 6, x का वैल्यू 2 मतलब क्या, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड इज 2, दोनों में से लार्जर 2 है, ऐसा कब होगा, मैं सिर्फ यहां पे लिखने के लिए लिख रहा हूं, ऐसा कब होगा, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज 2, 1, 2 के केस में होगा, क्योंकि इन दोनों में लार्जर 2 है। और कभी होगा क्या कि लार्जर 2 आएगा, कभी नहीं आएगा। एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें लार्जर 2 है, देख लो इस सारे 15 कॉम्बिनेशन में से एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है, सो कैन आई से प्रोबेबिलिटी विल बी 1/15, राइट है। x is 3, larger of the two numbers obtained is 3, larger of the two numbers obtained is 3, कौन से कॉम्बिनेशन में लार्जर 3 आता है, देखो 1 3 में आता है, और कोई है क्या ऐसा 2 3 में भी आएगा, करेक्ट, क्योंकि 2 और 3 में लार्जर कौन है 3, तो 2 और 3 में भी लार्जर 3 है, मतलब उसमें आएगा। और कोई है ऐसा जिसमें लार्जर 3 है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें लार्जर 4 है, कोई भी नहीं, तो कितने कॉम्बिनेशन मिले, 2 मिले, कितने में से 15 में से, गेटिंग इट। नेक्स्ट x is 4, larger of the two numbers obtained is 4, larger is 4 मतलब ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें लार्जर 4 है, देखो 1 4 1 4 और 2 4, करेक्ट है 2 4, 3 4, यस 3 4, और कोई इसमें नहीं है, इसमें लार्जर 5 है, इसमें लार्जर 6 है, तो 3 मिले, मतलब 3/15, गेटिंग इट। x का वैल्यू 5 मतलब लार्जर ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन्ड इज 5, दोनों में से लार्जर 5 है, ऐसा कब होगा, 1 5 में होगा, 2 5 में होगा, 3 5 में होगा, 4 5 में होगा, इन चारों में देखो लार्जर 5 है, तो इट इज 4/50, लार्जर 6 बचा हुआ लिख दो, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, सो ऐसे 5 कॉम्बिनेशन मिले जिसमें लार्जर 6 है, ठीक है। आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया।
x का वैल्यू 2 मतलब जिसमें 2 आता है वो नहीं लेने का, जिसमें लार्जर 2 आता है वो लेने का। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें बड़ा 2 है, तो एक ही है। x का वैल्यू 3 मतलब लार्जर 3 है, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन जिसमें लार्जर 3 है? ये 3 लार्ज है, इसमें 3 लार्ज नहीं है, ये नहीं लेने का, ये 3 लार्ज है, ये दोनों लिया। करेंगे अब ये फाइंड करना है, वो तो बहुत आसान है। 2 into 1 by 15 is 2 by 15, 3 into 2 by 15 is 6 by 15, 12 by 15, 5 4 are 20 by 15, 6 5 are 30 by 15। अब मुझे क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। दिस विल गिव मी समेशन ऑफ x into p of x। सो 2 plus 6 8, 8 plus 12 20, 20 plus 20 40, 40 plus 30 is 70 upon 15, and 70 upon 15 का डेसिमल वैल्यू कितना होगा देखो, 15 4s are 60.00100, 15 6s are 90, तो 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6। So therefore my final answer, find e of x, expected value of x is summation of x into p of x, which is 4.666666 recurring, and that is the answer। I hope आपको ये सम समझ में आया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, सैंपल स्पेस कैसे बनाया मैंने, 6 नंबर्स में से 2 2 2 2 सिलेक्ट करना है, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, इस तरीके से, ठीक है। टोटल 15 कॉम्बिनेशन आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो यूजिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ x कौन है, लार्जर ऑफ द टू नंबर। जो भी कॉम्बिनेशन आपने लिखना है उसमें से लार्जर वाला कौन सा है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। बेस्ड ऑन दैट आई हैव ड्रॉन अ टेबल, और एक्सपेक्टेड वैल्यू तो आपको आता है, इजीली फाइंड कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर। सो मेक अ नोट ऑफ दिस। एक्सपेक्टेड वैल्यू के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 12 एंड 13 इज व्हाट आई हैव सॉल्व्ड, राइट। Let's move to our next part and the last part of this exercise, that is variance and standard deviation। इसके पहले हमने सीखा एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन, मीडियन और मोड, ये तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में बहुत सॉल्व कर चुके हैं। बट देयर आर 2 other things that we should learn, variance and standard deviation for a given random variable। अब सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है, तो वो पहले समझ लेते हैं। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। लेट्स सपोज आई हैव सम नंबर्स, मेरे पास एक गिवन डेटा है, नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। जस्ट फॉर सिंपलिसिटी मैं नंबर्स ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द गिवन डेटा, ठीक है। मान लो कि मेरे पास 10 लोग हैं, मैंने सीरियल वाइज सबको खड़ा कर दिया। ओके, अगर सीरियल वाइज सबको खड़ा कर दिया मतलब क्या है, इसे आई कैन फॉर्म अ नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में जब हमने स्टैटिस्टिक्स सीखा था, इट वाज ऑल अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड, दैट इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन आता है, मीन आता है, मीडियन आता है और मोड आता है। Okay, this is what we have learned in 10th standard. But for any given data, there are 2 things which are important. Central tendency के साथ साथ एक और चीज important होता है, and that is dispersion. अब मैं आपको ये डिफरेंशिएट करके बताता हूँ कि ये सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन होता है। मान लो कि मेरे पास 10 नंबर्स है 1 से लेके 10 तक, अगर मैं मीन फाइंड करूं इन सबका, द आंसर विल बी 5.5। ये होगा मीन का आंसर, ठीक है। मीडियन का आंसर तो आपको पहले से पता है कि मिडिल नंबर होता है, मतलब 5 के आसपास आएगा, मिडिल नंबर 5.2 5.3 जो भी है। मोड मतलब जो ज्यादा बार रिपीट होगा, यहाँ पर सब कुछ एक एक बार ही है, बट जनरली अगर मोड फाइंड भी करते हो तो भी वो बीच के ही कोई तो नंबर में आता है। ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी मींस व्हाट, मीन मीडियन मोड फाइंड करना, और मीन मीडियन मोड का जो भी आंसर आता है वो जनरली आपके गिवन डेटा के बीच में कहीं तो लाई करता है, सेंट्रल वैल्यू के आसपास कहीं तो लाई करता है, इसलिए उसे सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। बिकॉज फॉर एनी गिवन डेटा मीन मीडियन एंड मोड का आंसर इज ऑलवेज नियर टू योर मिडिल नंबर, इसलिए उसको सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी। 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था मेजर ऑफ डिस्पर्शन, राइट है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के कौन कौन से टाइप्स है, रेंज,
मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन and finally variance. These both are almost similar और वही हमें स्टडी कर रहा है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिस्पर्शन मींस व्हाट। डिस्पर्शन मतलब जितने भी आपके वैल्यूज है वो कितने दूरी पे, वो कितना फैले हुए वैल्यूज है, आपके वैल्यूज, आपका जो डेटा वो कितना फैला हुआ है, दैट इज मीन बाय डिस्पर्शन। कितना डिस्पर्स्ड है, डिविएटेड कितना है, डिविएशन कितना है, कितने दूरी पे है, दैट इज डिस्पर्शन। ओके, सो डिस्पर्शन और सेंट्रल टेंडेंसी में फर्क है। सेंट्रल टेंडेंसी मींस व्हाट, मिडल वैल्यू, एवरेज वैल्यू। डिस्पर्शन मींस व्हाट, आपके जो वैल्यूज है वो कितनी दूरी पे, कितना दूर है, कितना दूर तक जा सकता है, ठीक है। तो पहला टाइप उसका है रेंज, जो आपने 11th में पढ़ा। रेंज मींस व्हाट, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। हायर 10 है, लोअर 1 है, 10 - 1 9, ठीक है। तो मेरा वैल्यूज 1 से लेकर 10 तक है, मतलब दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स, दैट इज रेंज। 9 यूनिट्स का रेंज है मेरे वैल्यूज में। कितनी दूरी तक गया, 9 वैल्यूज के दूरी तक वो गया। मीन डिविएशन मींस व्हाट, मीन आपने फाइंड कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू मीन। मान लो कि मीन पे मैंने किसी को खड़ा कर दिया, विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीन आपके जो वैल्यूज है वो कितनी दूरी पे, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑल अदर वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू मीन। जैसे कि ये 6 5.5 से कितनी दूरी पे, 0.5 की दूरी पे। 7 इससे कितनी दूरी पे, 1.5 की दूरी पे। दैट इज व्हाट इज कैलकुलेटेड इन मीन डिविएशन। मीन डिविएशन मतलब क्या, नाम में ही समझ में आता है, डिविएशन फ्रॉम द मीन। मीन डिविएशन मतलब डिविएशन फ्रॉम द मीन। आपके मीन से बाकी वैल्यूज कितनी दूरी पे है उसका एवरेज अगर फाइंड करोगे, दैट विल बी मीन डिविएशन, ठीक है। जैसे कि ये 5.5 से कितना दूर है, -0.5 दूर है। ये 4 5.5 से कितना दूर है, -1.5 दूर है। ओके, सो दैट इज हाउ वी फाइंड मीन डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, इट इज नथिंग बट मीन डिविएशन ओनली। लेकिन मीन डिविएशन में एक प्रॉब्लम आता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, मैंने क्या बोला, मीन डिविएशन मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द मीन। बट जब मैं यहाँ के वैल्यूज फाइंड करता हूँ तो आंसर नेगेटिव में आता है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए मीन डिविएशन जनरली कोई पढ़ता नहीं है। वी ऑलवेज फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करता है, मीन का जो ये ड्रॉबैक है उसको ओवरकम करता है। वो स्टैंडर्ड डिविएशन मीन को ही यूज करेगा, मीन यूज करके ही हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं। बट स्टैंडर्ड डिविएशन में होता क्या है, जितना भी डिफरेंस है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, उस डिफरेंस को स्क्वायर कर देता है। स्क्वायर करने के बाद कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं बचेगा, बिकॉज अगर डिस्टेंस नेगेटिव भी है तो स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव हो जाता है। दैट इज हाउ अ स्टैंडर्ड डिविएशन इज कैलकुलेटेड एंड वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चंस इन 11th स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन दिस टाइप्स, ठीक है। अभी के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन मींस व्हाट, बेसिक समझ लो। अगर आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा से मैंने मीन फाइंड किया, ठीक है। अब इस मीन के रिस्पेक्टिव से ये जितने भी वैल्यूज है वो मीन से कितनी दूरी पे, वो डिफरेंस जो भी आएगा उसका एवरेज अगर फाइंड करोगे, दैट विल बी स्टैंडर्ड डिविएशन। इन सिंपल वर्ड्स, स्टैंडर्ड डिविएशन मींस व्हाट, dispersion of all the given data with respect to mean, with respect to the average value, with respect to the central value. Dispersion of all the other group of numbers from the mean is known as standard deviation, ठीक है। कि मीन से बाकी सब कुछ कितनी दूरी पे है उसका एवरेज इज स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, तो वेरिएंस क्या है, अरे वेरिएंस कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर दो तो वो वेरिएंस मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस मिल जाएगा। ओके, सो ऑल दीस टाइप्स आर नोन एज डिस्पर्शन, बट उसमें से हम लोग सिर्फ ये सीखते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। सो अगेन आई रिपीट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। जितना भी आपके पास गिवन डेटा है उसका मैंने सेंट्रल वैल्यू फाइंड किया, मतलब मीन फाइंड किया। ओके, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू मीन ये सब वैल्यूज कितनी दूरी पे, कितना डिस्पर्स्ड है,
दैट इज व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस. वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बोथ आर जस्ट मैथमेटिकल टर्म्स रिलेटेड टू ईच अदर. स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस मिलेगा, या फिर वेरिएंस का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा. स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस मिलेगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा. ओके, वेरिएंस की डेफिनेशन में आप ऐसा भी बोल सकते हो, वेरिएशन ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम द मीन, वेरिएशन ऑफ ऑल अदर नंबर्स फ्रॉम द मीन whose average is denoted by variance. ठीक है, सो बेसिकली स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है. जितना भी कुछ मैंने अब तक बोला अगर वो नहीं समझा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज वेरिएंस का फॉर्मूला. ओके, वेरिएंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय v, या फिर आप उसको v ऑफ x भी बोल सकते हो, या तो v बोला तो भी चलेगा, वेरिएंस को v ऑफ x बोला तो भी चलेगा. वेरिएंस किसके लिए फाइंड करते हैं हम लोग? मीन के लिए. तो वेरिएंस के फॉर्मूला में मीन आने वाला है. कैसे देखो, वेरिएंस का फॉर्मूला इज e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर. e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर. इसको ऐसा भी कर लो, e ऑफ x द होल स्क्वायर. अब e ऑफ x तो हमने अभी इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया. व्हाट डू यू मीन बाय e ऑफ x? e ऑफ x मींस मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू. अभी आपने फाइंड किया था मीन. e ऑफ x फाइंड कैसे करते हैं फिर से बता लो, समेशन ऑफ x इनटू p ऑफ x. ये आपको e ऑफ x देगा, उसका स्क्वायर कर देना, फॉर्मूला में उसका स्क्वायर कर देना. Okay, this is first thing that you need to find out. Second thing, e of x square कैसे निकालोगे? सेम है, e of x कैसे निकाला? summation of x into p of x. तो e of x square कैसे निकालोगे? summation of x square into p of x. e of x square कैसे निकालोगे? summation of x square into p of x. x square और p of x को मल्टीप्लाई करो, उसको ऐड कर दो, will give you e of x square. e of x square और e of x का होल स्क्वायर को दोनों को माइनस करोगे तब मिलेगा वेरिएंस. एंड फाइनली अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिनोटेड बाय सिग्मा, तो आप कैसे करोगे? सिंपल, ये जो भी वेरिएंस का आंसर मिला उसका स्क्वायर रूट कर दो. जो भी वेरिएंस का आंसर मिला उसका स्क्वायर रूट कर दो. या फिर हम लोग वेरिएंस को कभी-कभी VAR भी लिखते हैं, शॉर्टकट में VAR, V लिखो या फिर VAR लिखो तो भी चलेगा. या फिर बहुत लोग तो ऐसा लिखते हैं VAR ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x. समझने के लिए इजी है, वेरिएंस ऑफ x. स्टैंडर्ड डिविएशन मींस व्हाट? स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा लिखो या फिर SD लिखो, इट इज अलाउड. फाइंड कैसे करते हैं? वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर रूट फाइंड करो. वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल फाइंड किया आपने ये फॉर्मूला से, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालो, यू गेट द आंसर फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन. टू थिंग्स वी हैव लर्नड. फर्स्ट वन इज वेरिएंस, सेकंड वन इज स्टैंडर्ड डिविएशन. बोथ आर कैलकुलेटेड यूजिंग मीन. तो जब भी आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करोगे आपको मीन तो निकालना ही पड़ेगा. Based on this mean, you can solve variance and standard deviation questions. It means इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इंटर रिलेटेड है. सबसे पहले लेक्चर में हमने सीखा था रैंडम वेरिएबल मतलब x. फिर सेकंड लेक्चर में हमने सीखा p of x के बारे में सीखा. थर्ड लेक्चर में हमने पूरा टेबल बना दिया x और p of x दोनों को मिला के. फोर्थ लेक्चर में सबसे पहले हमने सीखा एक्सपेक्टेड वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग अबाउट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो पूरे फ्लो में हमने इस एक्सरसाइज को खत्म किया. ओके, चलो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं? वेरिएंस ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर. स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. I hope this is clear. Remember this formula. ये तो सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आप 10th और 11th में कर चुके हो, उसको मैंने रिवाइज करवाया. ओके, लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ सब लोग. क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हाट? फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब मीन फाइंड करना है, एंड वेरिएंस ऑफ x
वेरिएंस भी फाइंड करना है मुझे, ये नहीं बोला। चलो ठीक है, फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, टेबल बनाया दे दिया उन्होंने, मतलब यहाँ पर मुझे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल इज रेडी, मुझे सिर्फ वेरिएंस फाइंड करना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है। चलो शुरू करते हैं। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्टली टेबल तो बना है, आप भी टेबल स्टार्ट कर दो, x p ऑफ x। ओके, अब मीन फाइंड करने के लिए या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के लिए x इंटू पी ऑफ x करना पड़ेगा, तो उसका एक कॉलम बना दिया। वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, e ऑफ x स्क्वायर और e ऑफ x। e ऑफ x तो आपको मिल जाएगा x इंटू पी ऑफ x में से। e ऑफ x स्क्वायर कैसे निकालोगे, x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x। अब x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x के लिए एक और कॉलम बनाओ जिसमें x स्क्वायर करोगे, मतलब ये जो भी x के वैल्यूज है उसका स्क्वायर करने का। एक और कॉलम बनाओ जिसमें x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x करोगे, x स्क्वायर का जो भी आंसर है इंटू पी ऑफ x का आंसर यहां पे लिखने के लिए। ओके, दिस इज द कंप्लीट टेबल व्हेन यू सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरिएशन या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन आया तो आपके पास ये टेबल रेडी हो जाना चाहिए। x और p ऑफ x क्वेश्चन में दिया होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मीन मिलेगा, x का स्क्वायर फाइंड करो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वेरिएंस मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। x के वैल्यूज कौन कौन से हैं, -2, -1, 0, 1, 2। clear? Now let's put the values. p of x 0.2, 0.3, 0.1, 0.15, 0.25. okay, these values are given to us. अब मैं क्या करूंगा, x into p of x को मल्टीप्लाई करूंगा। let's multiply this, -2 into 0.2, -0.4, -0.3, 0, 0.15, 0.5। करेक्ट। अब मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन सबको ऐड करना पड़ता है। एडिशन ऑफ दिस विल गिव मी समेशन ऑफ x into p of x। कितना आता है देखो, 0.5 minus 0.4 is 0.1, 0.1 plus 0.15 is 0.25, 0.25 minus 0.3 is minus 0.05, minus 0.05। इसका मतलब कहना है इसे मीन का आंसर मिल गया या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गया, दैट इज समेशन ऑफ x into p of x। आंसर कितना, minus 0.05। पहला आंसर रेडी है। अब वेरिएंस फाइंड करते हैं। वेरिएंस के लिए मुझे क्या करना है, x का स्क्वायर चाहिए। x का स्क्वायर मतलब ये जो भी x लिखा है इसको स्क्वायर करना है। -2 का स्क्वायर 4, 1, 0, 1, 4। ये जो भी x लिखा था उसका स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इस x स्क्वायर को और इस p ऑफ x को मल्टीप्लाई करो। x स्क्वायर को और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करो। 4 into 0.2, 0.8, 1 into 0.3, 0.3, 0.15, 1। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो। इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, समेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू p ऑफ x। कितना आता है देखो, 0.8 plus 0.3 is 1.1, 1.1 plus 0.15 is 1.25, plus 1 is 2.25। clear? Now this will help me in finding e of x square, because ये जो भी आंसर मुझे मिलता है वो e of x square कहलाता है, that is summation of x square into p of x। आंसर is 2.25। clear? आगे lastly what I'll find is variance। so variance of random variable is given by summation of e of x square minus e of x the whole square। यहाँ पर मीन का स्क्वायर क्यों करना पड़ता है, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आंसर्स जनरली नेगेटिव में आने के चांसेस है, मीन डिविएशन नेगेटिव में आ सकता है, इसीलिए उसका स्क्वायर कर देते हैं। सो आंसर विल बी 2.25 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है
माइनस 0.05 का स्क्वायर, माइनस 0.05 का स्क्वायर. सो वैल्यू फॉर दिस विल बी 2.25 माइनस 0.05 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो दिस विल बी 0.0025, 0.0025. इसका स्क्वायर करके देख लो, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो. And when you subtract this, you get the answer. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो 2.25, आगे कुछ नहीं मतलब आप 0 लिख सकते हो, माइनस 0.0025. So 100 minus 25, तो आंसर will be 2.2475, and this is the answer for variance of x. कितना मिला? 2.2475. ओके, मैंने सिर्फ इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू गेट द आंसर. इन केस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीएशन पूछ लिया होता तो कैसे निकालते हैं? उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, अप्रोक्सीमेटली आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन का भी आंसर मिल जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. वेरी वेरी सिंपल. वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले तो मीन निकालना पड़ेगा. ये ऑलरेडी सीख चुके हैं हम लोग और सम्स भी बहुत सारे सॉल्व किए. वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे? इस x का स्क्वायर करो, इस x स्क्वायर और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड कर दोगे तो e ऑफ x स्क्वायर मिलेगा. ओके, ये जो भी आंसर है वो किसका आंसर है? e ऑफ x स्क्वायर का. वेरिएंस कैसे मिलेगा? e ऑफ x स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर. गेट द आंसर, फिनिश. ओके, सो हियर आई हैव सॉल्व्ड वन क्वेश्चन ऑन स्टैंडर्ड डिवीएशन एंड वेरिएंस, जिसमें हमने वेरिएंस फाइंड किया है. बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे एंड विल आल्सो सॉल्व फॉर स्टैंडर्ड डिवीएशन इन द नेक्स्ट लेक्चर. फिलहाल के लिए मेक अ नोट ऑफ दिस, and this was the last concept in this exercise, variance and standard deviation, which we have already covered. सिर्फ इसके कुछ क्वेश्चन बाकी है जो हम लोग फिनिश कर देंगे. If you all have any doubts, do let me know. That's it for today. Thank you so much.